ओके, चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ओके, कोई भी चैप्टर स्टार्ट करते हो तो पहले ये समझ में आना चाहिए कि इस चैप्टर में अपना काम क्या है। ठीक है, हम लोग क्यों कर रहे हैं ये काम, क्या कर रहे हैं इसमें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये भी समझ लेते हैं कि ये इस चैप्टर में हम लोग क्या कर रहे हैं। ओवरहेड्स टॉपिक में हम लोग क्या कर रहे थे, इनडायरेक्ट खर्चा, ओवरहेड्स हम लोग प्रोडक्ट की कॉस्ट में कैसे ऐड करते हैं, कस्टमर से कैसे रिकवर करते हैं, ये जान रहे थे। करेक्ट। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में भी हम लोग यही काम करने वाले हैं। हम लोग ओवरहेड्स का खर्चा प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड करने वाले हैं। तो यहां भी अब्जॉर्प्शन ही करने वाले हैं हम लोग। यहां भी खर्चा गुड्स की कॉस्ट में ऐड होगा, रिकवर होगा, बस खाली मेथड अलग होगा। ठीक है, तो पुराने मेथड में और इस मेथड में क्या फ़र्क है वो समझो एक बार। ये ज़्यादा मॉडर्न मेथड है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। पहले इसका मीनिंग लिख लेते हैं हम लोग। इट इज़ अ मॉडर्न टेक्निक ऑफ व्हाट, क्या कर रहे हैं हम लोग इस चैप्टर में, एब्जॉर्प्शन ही कर रहे हैं ना। एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स टू, ओवरहेड्स का खर्चा अल्टीमेटली किस में ऐड करते हैं, प्रोडक्ट की कॉस्ट में। तो टू प्रोडक्ट्स और सर्विसेज और प्रोसेस एक्सेट्रास। ओके, बस टेक्निक थोड़ा अलग होगा, बस यही है। अलग क्या है, पहले मैं तुमको एक लाइन में ऐसे फटाफट बोलता हूँ ये अलग क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। हम लोग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर क्या कर रहे थे कि पहले जो भी खर्चा होता था हम लोग उस एक्सपेंस को बांटते थे, अपोर्शन करते थे। करेक्ट। किसके नाम पे अपोर्शन करते थे वो, डिपार्टमेंट के नाम पे। करेक्ट। कौन सा डिपार्टमेंट, अल्टीमेटली सारा खर्चा किसको जा रहा था, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ओके, और फिर हर एक डिपार्टमेंट के लिए हम लोग कैलकुलेट करते थे एब्जॉर्प्शन रेट। ओके, और वो एब्जॉर्प्शन रेट फिर हम लोग प्रोडक्ट के ऊपर चार्ज करते थे। अब इस चैप्टर में हम लोग क्या करने वाले हैं, बहुत सिंपल सा काम है। इधर कैलकुलेशन भी एज कम्पेयर टू ओवरहेड्स कम है। हम लोग ABC, शॉर्ट फॉर्म में मैं इसको ABC टॉपिक बोलता हूँ। हम लोग जो भी कॉमन एक्सपेंसेस हैं, जो भी खर्चा हो रहा है, पहले हम ये पहचानते थे कि कौन से डिपार्टमेंट में कितना खर्चा हो रहा है। जैसे रेंट हर एक डिपार्टमेंट में कितना हो रहा है, तो डिपार्टमेंट का एरिया देख लेते थे, एरिया के हिसाब से रेंट बांट दो। लाइटिंग का खर्चा, डेप्रीसिएशन, सब हम किसको बांट रहे थे, अल्टीमेटली डिपार्टमेंट के नाम पे। यहाँ पे भी हम लोग खर्चा बांटेंगे, पर हम खर्चा किसको बांटेंगे, इधर डिपार्टमेंट के लिए नहीं बांटेंगे। जो हम ABC मेथड फॉलो कर रहे हैं ना, मान लो कोई कंपनी अभी तक एब्जॉर्प्शन मेथड फॉलो कर रहा है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड, जिसमें हम लोग एब्जॉर्प्शन रेट निकाल के प्रोडक्ट की कॉस्ट में वो ओवरहेड्स ऐड करते हैं। उसके कितने मेथड है एब्जॉर्प्शन रेट निकालने के, 6 मेथड है बराबर। मशीन आवर, लेबर आवर, आउटपुट, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, करेक्ट, और प्राइम कॉस्ट। ये जो सारे मेथड्स थे ना, ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए एप्लीकेबल हो सकता है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर। सर्विस सेक्टर में ये सब नहीं होता, तो कुछ ड्रॉबैक थे पिछले मेथड के, लिमिटेशन से उसके। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए बना हुआ है। व्हाट अबाउट द सर्विस सेक्टर, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट देखा ना अपन ने उधर, जहां प्रोडक्शन नहीं होता जिस कंपनी में, वो क्या करेंगे फिर। ओके, तो यहाँ पे हम लोग खर्चा डिपार्टमेंट के नाम पे नहीं बांटने वाले। जो भी कंपनी ABC सिस्टम फॉलो करता है वो थोड़ा अलग तरीके से कॉस्ट निकालेगा। मान लो अपने को अगर क्लास में ABC सिस्टम फॉलो करना है खर्चा कैलकुलेट करने के लिए, तो सबसे पहला काम क्या होगा, हमको इधर क्लास में बैठ के ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि इधर क्लास में क्या क्या एक्टिविटीज होती है। क्या पहचानना पड़ेगा,
एक्टिविटीज क्या क्या होती है, मतलब क्या क्या काम होता है। तो यहाँ पे आप क्या क्या काम हो रहा है वो देखो, डिपार्टमेंट मत देखो। फैक्ट्री में क्या काम हो रहा है ये देखो, डिपार्टमेंट नहीं देखने का। तो जैसे काम क्या क्या हो सकता है, टाइम टेबल बनाना एक काम हो गया, मान लो नोट्स प्रिंट कराना एक काम हो गया, टेस्ट कंडक्ट कराना एक काम हो गया, लेक्चर लेना एक काम हो गया, ओके, क्लीनिंग भी हो रहा है इधर, वो भी एक काम हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन है, ये सारी एक्टिविटीज़ हैं। हमारे घर पे भी सुबह से शाम तक बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। सुबह उठते ही मान लो पहले झाड़ू पोछा करना, फिर वो नाश्ता बनाना एक एक्टिविटी है, बर्तन धोना, फिर कपड़े धोना, करेक्ट, ये सब एक एक्टिविटी है। अगर मान लो कहीं छोटे बच्चे भी है तो उनकी भी केयर करनी होती है, दैट इज़ ऑल्सो एन एक्टिविटी, एक जन तो उसमें बिजी रहता है। तो घर में मेजॉरिटी लोगों के घर में ये एक्टिविटीज़ होती है ना, बराबर, दीज आर एक्टिविटीज़। और ये एक्टिविटी के खाना बनाना एक एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी के पीछे खर्चा भी होता है। जैसे खाना बनाने के पीछे खर्चा होता है, बर्तन धोने कपड़े धोने के पीछे खर्चा होता है, झाड़ू पोछा करने के पीछे खर्चा होता है। कौन सा खर्चा होता है घरों में अपने, सिर्फ मटेरियल का ही खर्चा होता है, क्योंकि लेबर जो है, लेबर वो घर का ही कोई मेंबर होता है। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में वो हमारे घर पे ये सारे काम लेडीज को ही सौंप दिया गया है, बराबर ना, तो लेबर वाला काम कर रहे हैं वो। अब क्योंकि घर का ही मेंबर वो काम कर रहा है तो अपने को किसी को वेजेस देने की जरूरत, इसके लिए वो खर्चा दिखता नहीं है। पर कंपनी में जो काम होंगे, लाइक पहले ही जैसे सुबह सुबह क्लीनिंग वाला एक काम हो गया, फिर मशीन स्टार्ट करने के पहले मशीन सेटअप होगा, मशीन सेटअप, मशीन तक वर्कर पहुंचेगा, वो मशीन स्टार्ट करेगा, वो कितने बजे वर्कर आया उसका हिसाब लिखने का एक काम होता है। वर्कर आते जाएंगे, एक जन क्या करते रहेगा लिखता जाएगा कौन सा वर्कर कितने बजे आ रहा है, उसने कब काम शुरू किया, कितने गुड्स बनाए, बराबर, कब उसने ब्रेक लिया, ये भी एक काम है रिकॉर्ड करना। फिर जैसे जैसे गुड्स बनता जाएगा, बड़ी कंपनीज में तो एक जन होता है इंस्पेक्शन करने के लिए कि गुड्स जो बन रहे हैं वो बराबर बन रहे कि नहीं, तो इंस्पेक्शन होता है, क्वालिटी इंस्पेक्शन, उसके लिए भी एक जन होगा। मशीन सेटअप किया, गुड्स बनाना शुरू हुआ, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है, वो एक एक्टिविटी है, इंस्पेक्शन करना एक एक्टिविटी हो गया, पैकिंग करना एक एक्टिविटी हो गया, डिलीवर करना वो एक एक्टिविटी हो गया, बिल बनाना एक एक्टिविटी है, इनवॉइस बनाना एक एक्टिविटी है, अकाउंटिंग करना, रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, अकाउंटिंग वो एक एक्टिविटी है, स्टोर रूम में से मटेरियल फैक्ट्री तक पहुंचाना वो एक एक्टिविटी है। समझ में आ रहा है क्या तुमको? तो यहाँ पे कंपनी के अंदर है ना, ऐसे दुनिया भर की एक्टिविटीज होती है, 50 एक्टिविटीज होंगी। तो हम अभी डिपार्टमेंट नहीं देखेंगे, हम क्या देखेंगे, कंपनी में क्या क्या काम हो रहा है, मशीन सेटअप करना, इंस्पेक्शन करना, फिर मशीन रन करना, अकाउंट्स मेंटेन करना, बिल बनाना, गुड्स यहाँ से वहाँ पहुँचाना। समझ में आ रहा है क्या? ये सब एक्टिविटीज़ हैं। तो पहले एक्टिविटी पहचानो, ये एक तरह है खर्चा रिकॉर्ड करने का। फिर बाद में ये देखने का कि एक एक एक्टिविटी के पीछे क्या खर्चा हो रहा है। अब जैसे बिलिंग करना, बिलिंग इनवॉइस बनाना, उसके पीछे कितना खर्चा लग रहा है ये जानना पड़ेगा अपने को। यार उसके लिए थोड़ा एक डिपार्टमेंट, छोटा सा एक केबिन वेबिन तो होगा ना बिलिंग वाला, तो जगह लगी होगी, कोई स्टाफ बैठा होगा, उसने सॉफ्टवेयर लिया होगा, तो बहुत सारे खर्चे हैं बिलिंग के लिए, वो खर्चा कैलकुलेट करो। फिर बाद में सेटअप के पीछे कितना खर्चा हो रहा है, तो हमने सेटअप के लिए मान लो 2-3 इंजीनियर्स लेके रखे हैं। अभी जहाँ पे ऑनलाइन लेक्चर्स होते हैं, मान लो लाइव लेक्चर्स होते हैं, वहाँ पे सेटअप करने वाले स्टाफ होते हैं। लेक्चर चालू हो रहा है उसके पहले, जैसे मान लो अभी सेटअप हुआ, करेक्ट, ये इधर सेटअप है, मान लो 2-5 मिनट का काम है, कॉम्प्लिकेटेड मशीन होगी तो वो और बड़ा काम होगा, उसके लिए तुमको कोई ऐसा इंसान चाहिए जिसको ये सब का नॉलेज हो, तो उसको पे करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? सेटअप में भी खर्चा होगा, मशीन रन हो रही है, चल रही है, तो इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन होगा, वो भी खर्चा होगा। एंट्रीज पास करोगे तो अकाउंटेंट को पैसा देना है, उसको सॉफ्टवेयर लेके दिया होगा आपने, उसको एक
कंप्यूटर लेके दिया होगा, वो भी खर्चा है। मशीन गुड्स यहाँ से वहाँ पहुँचा रहे हो तो एक गाड़ी होगी, टेम्पो, या एक तुमने देखा होगा फैक्ट्रीज वगैरह में ये होता है, एक छोटी सी गाड़ी होती है, आगे है ना एक प्लेट जैसा लगा होता है, ऐसा नीचे की तरफ सामने, जैसे जेसीबी में होता है ना वैसा, मट्टी खोद के निकालते हो लोग, वैसे उधर वो प्लेन होता है, वो कोई बॉक्सेस वगैरह रखे हुए हैं, उसके नीचे वो लोग प्लेट ऐसे है ना, जैसे पिज़्ज़ा कैसे निकालते हो लोग ऐसा, उस टाइप, फिर वो उठा के लेके जाएंगे और जहाँ लेके जाना होगा उधर पहुँचा के रख देंगे। वो एक काम हो गया, उसके लिए हमने वो गाड़ी यूज़ किया पहले तो, फिर एक ड्राइवर होगा, करेक्ट। क्लीनिंग विनिंग का काम चल रहा है, तुमने देखा होगा स्टेशन पे ना आजकल वो लोग मशीन से क्लीनिंग करते हैं, है ना, वो घूमते रहती है ऐसे नीचे, तो मशीन भी चाहिए, चलाने वाला ड्राइवर भी चाहिए, फिर उसके अंदर जो क्लीनिंग मटेरियल यूज़ कर रहे हैं वो भी चाहिए। तो जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं कंपनी के अंदर, वो कोई एक्टिविटी फ्री में नहीं हो रहा है। हर एक एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए हमने स्टाफ रखा होगा, थोड़ी जगह लग रही होगी वहाँ पे, शायद कुछ सिस्टम वगैरह भी यूज़ हो रहा होगा, सॉफ्टवेयर, तो खर्चा हो रहा है हर एक एक्टिविटी के पीछे, करेक्ट। तो जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी ना उसके पीछे खर्चा होता है। अब जैसे रेलवेज है मान लो, तो ट्रेन चलाना एक एक्टिविटी है, उसके लिए जो भी मोटरमैन वगैरह चाहिए, क्लीनिंग एक एक्टिविटी है, खाना वाना एक एक्टिविटी हो गया, टिकट निकालना वो एक एक्टिविटी हो गया, है ना, प्लेटफॉर्म क्लीन करना एक एक्टिविटी है, ट्रेन में पानी भरना वो एक एक्टिविटी है, कितनी सारी है। तो तुम डिपार्टमेंट मत देखो, तुम क्या देखो, जब भी किसी कंपनी के लिए खर्चा कैलकुलेट करने जा रहे हो तो यू लुक एट द एक्टिविटीज कि वहाँ क्या क्या काम हो रहा है, क्योंकि जो खर्चा है कहीं ना कहीं किसी न किसी काम के लिए तो लग रहा होगा, काम हो रहा है तो ही तो खर्चा हो रहा है, तो खर्चे के पीछे रीजन क्या है, वो काम होना। तो देखो क्या क्या काम हो रहा है कंपनी में, और अगर मान लो कंपनी में 20 अलग अलग तरह की एक्टिविटीज होती हैं, तो हम लोग हर एक एक्टिविटी का खर्चा कैलकुलेट करेंगे और फिर ये जानेंगे। अब 20 एक्टिविटी हो गई, 20 का खर्चा निकाल लिया मैंने, टोटल खर्चे को मैंने कितने पार्ट में बांट दिया, इधर 20 पार्ट में, समझ में आया। भले शायद डिपार्टमेंट 2 ही हो, लेकिन काम कितने हो रहे हैं, 20 काम हो रहे हैं, तो 20 जगह पे खर्चे बांटो। अब कोई डिपार्टमेंट है जो मशीन इंटेंसिव है, आप उसका खर्चा कैसे अब्जॉर्ब करते हो, जो भी खर्चा आएगा डिवाइड बाय मशीन आवर्स कर दोगे, ठीक है। डिपार्टमेंट इज मशीन इंटेंसिव, लेकिन डिपार्टमेंट में बहुत सारे ऐसे भी खर्चे हो रहे होंगे जो शायद मशीन आवर पे डिपेंड, तुमने उसको भी मशीन आवर से डिवाइड कर दिया और बांट रहे हो, गलत हो रहा है, वो एक्यूरेट कॉस्ट नहीं निकल रही थी वहां पे। जैसे मशीन सेटअप है, अब अगर मान लो हमने एक बार सेटअप किया तो हम लोग आधे 1 घंटे भी लेक्चर ले सकते हैं, 4 घंटा भी लेक्चर ले सकते हैं। तो जो रनिंग है उससे सेटअप का कोई रिलेशन, एक सेटअप में मशीन 10 घंटे भी चल सकती है, 2 घंटे भी चल सकती है, समझ में आया। आर से इंस्पेक्शन का भी कोई लेना देना नहीं है। आप एक बैच बनाओगे तो हर बैच में इंस्पेक्शन करना होता है। जैसे मान लो हम लोग घर पे सब्जी बना रहे हैं, ठीक है, आधे 1 किलो की सब्जी बनाते हैं हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। वो आधे 1 किलो का सब्जी बनाओगे तो तुमको सब्जी जब भी बनाओगे ना, स्टार्ट टू एंड तुमको 4-5 बार जाके इंस्पेक्शन करना होता है। पहले तो भाजी काटते टाइम इंस्पेक्शन होगा कि कहीं उसमें कुछ सड़ा हुआ तो नहीं है, कोई कीड़े वीड़े तो नहीं है, बराबर। फिर जब ये तुम उसको कढ़ाई में डाल दोगे बर्तन में, तो कहीं वो जल तो नहीं रहा है, वो एक बार चेक करोगे, है ना, 2-3 बार जाके चेक करते हो। फिर एक बार बनने के बाद चेक करोगे कि नमक वमक बराबर है कि नहीं है, सब टेस्ट बराबर है, कहीं थोड़ा कच्चा तो नहीं रह गया। तो सारी चीज़ें चेक करने के बाद फिर हम सर्व करते हैं। तो इंस्पेक्शन इज वन एक्टिविटी। अब अगर मान लो मैं आधे किलो सब्जी की जगह अगर मैं 4 किलो की सब्जी बनाता तो मैं कितने बार इंस्पेक्शन करता, तो भी मैं उतनी ही बार करता। तो इंस्पेक्शन का कोई क्वांटिटी से लेना देना है ही नहीं। शायद 4 किलो सब्जी होगी तो बनने में ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ज़्यादा गैस लगेगा, लेकिन इंस्पेक्शन तो उतना ही होगा ना। तो आर्स का इंस्पेक्शन से क्या रिलेशन, सेटअप से क्या रिलेशन, कोई नहीं है। समझ में आ रहा है क्या तुमको। तो बहुत सारे ऐसे खर्चे हैं जो भले मशीन इंटेंसिव डिपार्टमेंट होगा, पर वो खर्चे जो है वो मशीन पे डिपेंड नहीं करेंगे। रेंट कहाँ मशीन पे डिपेंड करता है। तो ऑल्दो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एक टेक्निक था, पर वो इतना एक्यूरेट नहीं है। सही तरीका क्या होगा, हर एक काम के हिसाब से खर्चा बांटो, डिपार्टमेंट के नाम पे मत जाओ, हर एक एक्टिविटी देखो। अगर 20 एक्टिविटी है तो 20 एक्टिविटी जो है ना वो
अलग अलग तरीके से हो रही होंगी, और उनका जो कॉस्ट है, पहले हमने खर्चा किसके नाम पे बांटा, एक्टिविटी के नाम पे। अभी इधर अब हम डिपार्टमेंट नहीं देखेंगे, हम क्या देखेंगे कि वो खर्चा किस एक्टिविटी के लिए हो रहा है, किस एक्टिविटी के लिए हो रहा है। फिर अब हम लोग हर एक एक्टिविटी के लिए एब्जॉर्प्शन रेट निकालेंगे। किसके लिए? हर एक एक्टिविटी के लिए, और वो प्रोडक्ट के ऊपर चार्ज करेंगे। वो एक्टिविटी जिस किसी प्रोडक्ट के लिए, सेटअप जहां जहां जिस प्रोडक्ट पे हो रहा होगा वहां वहां सेटअप का खर्चा, तभी सेटअप के लिए अलग एब्जॉर्प्शन रेट, इंस्पेक्शन के लिए अलग एब्जॉर्प्शन रेट, मशीन रनिंग के लिए अलग एब्जॉर्प्शन रेट, अकाउंटिंग के लिए अलग, डिलीवरी के लिए, मटेरियल हैंडलिंग स्टोर रूम से गोडाउन तक लेके फैक्ट्री तक लेके आना उसके लिए अलग। इज दैट क्लियर? 10 एक्टिविटी है तो 10 अलग अलग रेट निकालो। 6 ही रेट में काम क्यों करने का? ज्यादा एक्टिविटीज है तो ज्यादा रेट, एकदम स्पेसिफिक होना है। देखो अभी मेन काम है, अगर आपने पहचान लिया कि एक एक्टिविटी हुई है और इसके पीछे खर्चा हो रहा है, तो आपको यह जानना है कि एक एक एक्टिविटी का जो खर्चा है वो कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है। जैसे हमने देखा कि मान लो फैक्ट्री में रेंट का खर्चा हो रहा है, तो रेंट किस बात पे डिपेंड करता है कि आपने कितना एरिया का जगह लेके रखा है, बराबर ना। तो उसका जो बेसिस था, खर्चा बांटने का जो बेसिस था वो क्या था? एरिया, डेप्रीसिएशन, वैल्यू ऑफ मशीन। लाइटिंग के लिए हम क्या देखते थे? लाइट पॉइंट्स, बराबर, वो बेसिस थे उनके। वैसे यहां भी बेसिस होंगे कि एक एक्टिविटी के पीछे जो खर्चा हो रहा है उसके पीछे कौन सा बेसिस रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। जैसे बड़ा एरिया लोगे तो रेंट ज्यादा होगा, ज्यादा लाइट्स लगाओगे तो लाइटिंग का खर्चा। वैसे ही हर एक एक्टिविटी में खर्चा कब कम ज्यादा होगा। जैसे मान लो अकाउंटिंग का खर्चा है, ये डिपेंड करता है हम कितने नंबर ऑफ एंट्रीज पास करते हैं। बिलिंग का खर्चा, कितने इनवॉइसेस बनाते हैं, करेक्ट। सेटअप का खर्चा, कितनी बार सेटअप होता है। इंस्पेक्शन, कितनी बार इंस्पेक्शन होता है। मटेरियल हैंडलिंग, वो यहाँ से गोडाउन में से फैक्ट्री तक लेके जाना, कितनी बार तुमने काम किया, कितना किलो मटेरियल तुम ट्रांसपोर्ट करके लेके जा रहे हो। तो हर एक एक्टिविटी के पीछे ना, हर एक एक्टिविटी का जो खर्चा हो रहा है ना, उसके पीछे कोई एक फैक्टर होगा जो उस खर्चे को कंट्रोल कर रहा है। क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है। वो फैक्टर अगर चेंज होगा तो खर्चा भी चेंज होगा। एक ऐसा फैक्टर जो हर एक एक्टिविटी के खर्चे को कंट्रोल कर रहा है, ऐसा फैक्टर जो हर एक एक्टिविटी के खर्चे को कंट्रोल कर रहा है, जैसे नंबर ऑफ सेटअप्स, नंबर ऑफ इंस्पेक्शंस, नंबर ऑफ इनवॉइसेस, दीज आर ऑल द फैक्टर्स विच आर कंट्रोलिंग देयर रेस्पेक्टिव कॉस्ट। ये फैक्टर्स को हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ड्राइवर। कॉस्ट मतलब ये बेसिकली हर एक एक्टिविटी के कॉस्ट को क्या कर रहे हैं? ड्राइव कर रहे हैं, मतलब उसको अपने हिसाब से चला रहे हैं, अपने हिसाब से कंट्रोल कर रहे हैं। ड्राइव करना मतलब अपने हिसाब से खर्चे को कंट्रोल करना, चलाना। समझ में आया? जैसे कार है तो कार किसके कंट्रोल में है? ड्राइवर है, वो जहां चाहे उसको लेके जा रहा है। समझ में आया? अब शादी के बाद एक आदमी है, मान लो, किसके कंट्रोल में है? किसके कंट्रोल में है? वाइफ के कंट्रोल में है, तो उधर वो ड्राइवर है, बराबर। अभी घर के शादी के बाद मम्मी को तो यही लगता है कि अभी ड्राइव इसको कोई और कर रहा है। आज ये जो बात बोल रहा है ये नहीं बोल रहा है ये पीछे से कोई और बोल रहा है, करेक्ट ना। तो उधर ड्राइवर कोई और है, इनकी हरकतों को कौन कंट्रोल कर रहा है? कोई और कंट्रोल कर रहा है। तो ड्राइवर इज बेसिकली दैट फैक्टर विच इज कंट्रोलिंग द कॉस्ट। समझ में आया? समझ में नहीं आया तुमको? इज दैट क्लियर? तो अगर मान लो सेटअप का खर्चा निकालना है, सेटअप का खर्चा, तो सेटअप का खर्चा पर आवर नहीं होता। सेटअप के लिए हम लिखेंगे पर सेटअप, इंस्पेक्शन पर इंस्पेक्शन। समझ में आया? मटेरियल हैंडलिंग पर केजी ऑफ मटेरियल, इनवॉइसिंग नंबर ऑफ इनवॉइसेस पर इनवॉइस। अगर मशीन रनिंग का खर्चा है, मशीन रनिंग, तो पर आवर बोल सकते हो कि जितने ज्यादा आवर्स मशीन चलेगी उतना ज्यादा खर्चा होगा। इज दैट क्लियर?
तो जो भी खर्चे होंगे ना, अभी उनका अब्जॉर्प्शन रेट अलग तरीके से निकाला जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग एक्टिविटी के हिसाब से खर्चा बांटेंगे, और उसके लिए अपने को चाहिए हर एक एक्टिविटी का सबसे इंपॉर्टेंट चीज कॉस्ट ड्राइवर। इज दैट क्लियर? कि उस खर्चे को कंट्रोल कौन कर रहा है, कौन सा फैक्टर है उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल। जब तक ये नहीं पहचान पाएंगे तब तक हम लोग उस खर्चे के लिए अब्जॉर्प्शन रेट नहीं निकाल सकते हैं। पहले क्या करते थे हम लोग, एक डिपार्टमेंट के अंदर 50 खर्चे हो रहे हैं तो 50 खर्चे टोटल करके मशीन आवर से डिवाइड कर दिया। अब भले वो उसका कॉस्ट ड्राइवर होगा या नहीं होगा, लेकिन डिवाइड कर दिया हमने, वो गलत था। इज दैट क्लियर? तो हमारे पास एक ज़्यादा मॉडर्न टेक्निक है जो कि ज़्यादा एक्यूरेट है, ज़्यादा सही कॉस्ट आएगा तो हम लोग सही प्राइस भी फिक्स कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? सुनो, अभी करना क्या है प्रैक्टिकली, इधर काम क्या करना है। तो एबीसी कॉस्टिंग के अंदर आपको स्टेप्स मिलेंगे, स्टेप्स टू बी फॉलोड अंडर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। और यहां जो कुछ स्टेप मैंने तुमको पहले ही बता दिए। पहला स्टेप है, जो भी कंपनी एबीसी फॉलो कर रही है उसका पहला काम है एक्टिविटीज पहचानना। दूसरा, हर एक एक्टिविटी के पीछे कितना खर्चा हो रहा है वो पहचानना। फिर वो जो खर्चा हो रहा है उसको कौन कंट्रोल कर रहा है, ड्राइव कौन कर रहा है, कॉस्ट ड्राइवर पहचानना। और फिर हर एक खर्चे के लिए रेट निकालना, तो उसको बोलते हैं कॉस्ट ड्राइवर रेट, कॉस्ट ड्राइवर। और एक बार कॉस्ट ड्राइवर रेट आ गया, फिर हम लोग वो रेट प्रोडक्ट के ऊपर, जैसे मान लो प्रोडक्ट ए बनाने में 50 सेटअप लगे थे पूरे साल में, एक सेटअप का खर्चा 1000 है तो इंटू 50,000 रुपया प्रोडक्ट ए के नाम पे बांट देंगे। बी को बनाने में 20 सेटअप लगे थे, तो यहां पे मैं मशीन आर नहीं देख रहा हूं सबके लिए, मैं क्या देख रहा हूं, सेटअप है तो कितने सेटअप, इंस्पेक्शन है तो कितने, एक एक प्रोडक्ट के लिए। ज्यादा एक्यूरेट होना है अपने को। समझ में आया क्या तुमको? तो 5 स्टेप में काम होगा। पहला स्टेप है टू आइडेंटिफाई एक्टिविटीज कैरिड ऑन बाय अ फर्म। और ये सिर्फ फैक्ट्री के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। सिर्फ फैक्ट्री के लिए नहीं है, दिस इज फॉर ऑल एक्सपेंसेस। दूसरा, अगर तुमने एक्टिविटी पहचान लिया तो नेक्स्ट बोलो, हर एक एक्टिविटी का कॉस्ट, तो कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ ईच एक्टिविटी। सुनो, खर्चा तो पूरे डिपार्टमेंट का होगा या कॉमन खर्चा होगा, हम उसको एक्टिविटी वाइज बांटेंगे, उसको बोला जाता है कॉस्ट पूलिंग। पूलिंग मतलब जमा करना। तो हम एक्टिविटी वाइज खर्चा जमा करेंगे। जैसे मान लो सेटअप है, वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 में भी सेटअप हो रहा होगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 में भी सेटअप हो रहा होगा, 3 में भी हो रहा होगा। तो तीनों जगह से सेटअप का डेटा उठा के लेके आएंगे और सेटअप का टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। समझ में आया तुमको? खर्चा अलग अलग डिपार्टमेंट से लाके अपने को हो सकता है जमा करना पड़े, दैट इज कॉस्ट पूलिंग। और तीसरा, एक बार तुमको खर्चा मिल गया, देन यू हैव टू आइडेंटिफाई कॉस्ट ड्राइवर, सुटेबल कॉस्ट ड्राइवर फॉर ईच एक्टिविटी। और एक बार कॉस्ट ड्राइवर मिल गया, नंबर ऑफ सेटअप्स, नंबर ऑफ इंस्पेक्शन, ये सब मालूम पड़ गया, तो देन यू नीड टू कैलकुलेट कॉस्ट ड्राइवर रेट, कॉस्ट ड्राइवर रेट फॉर ईच एक्टिविटी। अगर 10 एक्टिविटी है तो 10 के लिए कॉस्ट ड्राइवर रेट निकालो, 50 एक्टिविटी होगा तो 50 के लिए। ओके, हमको एकदम एक्यूरेट रहना है। और लास्ट में एक बार रेट मिल गया तो कौन कौन से प्रोडक्ट के ऊपर कितना कितना काम हो रहा है उसके हिसाब से खर्चा बांट दो। तो यू हैव टू देन लास्ट स्टेप चार्ज द कॉस्ट ड्राइवर रेट टू ईच प्रोडक्ट
सर्विस, प्रोसेस, एक्सेट्रा। 5 स्टेप में काम होगा। और हम लोग जब भी कैलकुलेशन भी करेंगे ना, तो यही 5 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम एक्टिविटीज का होगा, दूसरा कॉलम कॉस्ट का होगा, तीसरा कॉलम कॉस्ट ड्राइवर, फोर्थ कॉलम और लास्ट कॉलम और उन पे खर्चा हम लोग। तो ये कॉलम कौन कौन से बनेंगे तुमको बता दिया मैंने इधर। समझ में आया? बाकी कोई फॉर्मूला नहीं है एज सच, और ना ही कोई अलग अलग कॉन्सेप्ट है। ये 5 स्टेप है, दैट्स इट। समझ गए? इतना ही है, कुछ और थियरी है ही नहीं। स्टेप्स मालूम होने चाहिए, हर क्वेश्चन में सेम काम करने का है। तो ये लिख लो फटाफट।
हो गया? चलो क्वेश्चन पे आते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। चलो रीड करें। हमारा अपना बैंक चलो अभी रीड करो। हमारा अपना बैंक ऑफर्स 3 products which is deposits, loans and credit cards. The bank has selected 4 activities for a detailed budgeting exercise. Following activity based costing methods. उधर अंडरलाइन करना 4 activities. वो बैंक में क्या क्या एक्टिविटीज हो रही हैं? 4 एक्टिविटीज हैं। The bank wants to know the product wise total cost per unit for the selected activities so that prices may be fixed accordingly. प्राइस फिक्स करना मतलब कस्टमर को चार्ज करना। The following information is made available to formulate the budget. नेक्स्ट पीरियड के लिए ये लोग बजट बनाने बैठे हैं। एक्टिविटीज़ में पहला एक्टिविटी है इनका एटीएम सर्विसेज। बैंक एक एक्टिविटी जो बैंक में होती है वो एटीएम सर्विस। ओके, एटीएम सर्विस प्रोवाइड करना। और एटीएम सर्विस के अंदर 3 सब एक्टिविटीज़ देके रखा है। उसके अंदर भी छोटी छोटी सब एक्टिविटीज़ हैं। पहला मशीन मेंटेनेंस। मशीन मेंटेनेंस मालूम है ना? वो मशीन तुम जाओगे कभी, वो उसमें कभी बिगड़ जाती है, स्क्रीन ही ब्लैंक हो जाता है ना? कभी वो कैश ही फंस जाएगा, आउट ऑफ कैश भी हो जाती है बीच बीच में, तो ख़राब होने का वो रहता है। मेंटेनेंस में बैंक का खर्चा होता है। दूसरा एक है रेंट। रेंट मशीन का नहीं, वो जिस जगह पे उन्होंने मशीन लगाई है, छोटा मोटा एटीएम का केबिन होता है ना वो, हाँ, तो उसका खर्चा। और करेंसी रिप्लेनिशमेंट कॉस्ट। रिप्लेनिशमेंट मतलब रिफ़िल करने का। मशीन में कैश रिफ़िल करते लोग थोड़े थोड़े टाइम में आके, हाँ। उसका खर्चा 1 लाख। तो तुमको एक्टिविटी मालूम पड़ गया, एक्टिविटी का कॉस्ट मालूम पड़ गया। ये प्रेजेंट कॉस्ट है, मतलब अभी जो खर्चा हुआ है वो बात कर रहे हैं लोग। आगे बजट जो हम बना रहे हैं उसमें क्या होगा वो नेक्स्ट कॉलम में देखो। एस्टिमेशन फॉर द बजट पीरियड। पहले मशीन मेंटेनेंस के बारे में बात कर रहे हैं। दिस एक्सपेंस इज ऑल फिक्स्ड, नो चेंज इज एक्सपेक्टेड, फुल स्टॉप। उसके बाद रेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, वो नेक्स्ट लाइन में होना चाहिए था, ऊपर खिसक गया वो। फुल्ली फिक्स्ड, नो चेंज। तो रेंट भी जितना इस साल है अगले साल भी उतना ही रहने वाला है। बाद में आता है करेंसी रिफिल करने का खर्चा। दिस इज एक्सपेक्टेड टू डबल ड्यूरिंग द बजट पीरियड। अभी कितना हो रहा है रिफिलिंग में खर्चा? 1 लाख। और आगे इनको लग रहा है कि डबल हो जाएगा, 2 लाख हो जाएगा। टोटल अभी खर्चा 7 लाख है। नेक्स्ट ईयर वी आर एक्सपेक्टिंग इट टू गो टू 8 lakhs। और अभी एक्टिविटी मिल गया तुमको, अभी इसका कॉस्ट ड्राइवर क्या है तो वो भी दे दिया इन्होंने। दिस एक्टिविटी इज ड्रिवन बाय नंबर ऑफ एटीएम ट्रांजैक्शंस। तो ये जो खर्चा मिलेगा अपने को पूरा, उसको हम लोग पर एटीएम ट्रांजैक्शन कन्वर्ट करेंगे। फिर जो भी कस्टमर जितने ट्रांजैक्शन कर रहा होगा उसको इतना अपन चार्ज करेंगे। स्पेसिफिक यार, कोई एक खर्चा जो शायद वो कस्टमर कर भी नहीं रहा है तो वो भी उससे चार्ज करोगे तो वो अनफेयर हो जाएगा। और शायद कोई एक आदमी जो एक्टिविटी ज़्यादा कर रहा है आप उससे कम चार्ज करोगे क्योंकि उसका हिस्सा आपने किसी और को चार्ज कर लिया, वो भी अनफेयर है।
तो जो आपसे वो एक्टिविटी करवा रहा है, जो आपसे वो काम करवा रहा है, जिसकी वजह से आपका खर्चा हो रहा है, आपको खर्चा उससे रिकवर करना चाहिए। बाकी जो एक्टिविटी नहीं करवा रहा है, जो आपसे मेहनत नहीं करवा रहा है, जिसकी वजह से आपका खर्चा नहीं हो रहा है, आप उससे खर्चा रिकवर नहीं करोगे। दूसरा एक्टिविटी है कंप्यूटर प्रोसेसिंग। अब ब्रांच में जाओगे तो लोग कंप्यूटर्स पे बैठ के कुछ ना कुछ डेटा प्रोसेस करते रहता है। इसका खर्चा हुआ है 5 लाख। आगे क्या होने वाला है? हाफ दिस अमाउंट इज फिक्स्ड एंड नो चेंज इज एक्सपेक्टेड। 2.5 लाख फिक्स है, कोई चेंज नहीं होगा अगले अगले साल में भी। लेकिन बाकी का जो 2.5 लाख जो वेरिएबल है, द वेरिएबल पोर्शन इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज टू 3 times द करंट लेवल। अभी 2.5 लाख है ना वेरिएबल, 3 गुना हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा फिर? 7.5 लाख हो जाएगा। ओके, यस। दिस एक्टिविटी इज ड्रिवन बाय नंबर ऑफ कंप्यूटर ट्रांजैक्शंस। थर्ड एक्टिविटी इज इशूइंग स्टेटमेंट। वो बैंक स्टेटमेंट इशू करते हैं ना, हमारे पूरे अकाउंट्स का डिटेल होता है, हमने कितना पैसा डिपॉजिट किया, क्या विड्रॉ किया, पूरा डिटेल। 18 लाख उसका खर्चा हुआ इस साल स्टेटमेंट इशू करने में। पासबुक वगैरह प्रिंट कराना होता है, मालूम है? हाँ। प्रेजेंटली 3 लाख स्टेटमेंट्स आर मेड, बट इन द बजट पीरियड वी आर एक्सपेक्टिंग 5 लाख स्टेटमेंट्स। 2 लाख स्टेटमेंट हमको लग रहा है अगले साल और छापने होंगे। तो स्टेटमेंट प्रिंट करने जाओगे तो पेपर वेपर का खर्चा तो होगा ना, इंक का खर्चा होगा। कैसे खर्चा बढ़ रहा है देखो। फॉर एवरी इंक्रीज ऑफ 1 लाख स्टेटमेंट, मतलब हर 1 लाख स्टेटमेंट के पीछे 1 लाख रुपीज इज द बजटेड इंक्रीज। हर 1 लाख स्टेटमेंट के पीछे 1 लाख का खर्चा बढ़ेगा। और हमारा कितना स्टेटमेंट का यूज ज्यादा होने वाला है? 3 लाख की जगह 5 लाख स्टेटमेंट, मतलब 2 लाख और स्टेटमेंट होगा ना, तो खर्चा भी 2 लाख रुपए से। इस साल 18 लाख था, अगले साल 20 लाख हो जाएगा। एंड दिस एक्टिविटी इज ड्रिवन बाय नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स। फोर्थ एक्टिविटी इज कंप्यूटर इंक्वायरीज। 2 लाख इसका खर्चा है अभी, एंड दिस इज एस्टिमेटेड टू इंक्रीज बाय 80% ड्यूरिंग द बजट पीरियड। तो 2 लाख की जगह 80% बढ़ के 360 हो जाएगा। एंड दिस एक्टिविटी इज ड्रिवन बाय टेलीफोन मिनट्स। टेलीफोन मिनट्स, कितने मिनट्स कस्टमर फोन करके इंक्वायरी करता है, उसके हिसाब से हमारा कॉस्ट होगा। तो देर आर 4 एक्टिविटीज। चारों एक्टिविटी का खर्चा मालूम है अपने को, चारों एक्टिविटी के लिए कॉस्ट ड्राइवर मालूम है। बस अपने को क्या करना है, कॉस्ट ड्राइवर रेट निकालना है और प्रोडक्ट के ऊपर चार्ज कर देना है। ये जो तुम्हारा तीसरा स्टेटमेंट था ना, तीसरा स्टेप, फोर्थ वाला, कॉस्ट ड्राइवर रेट निकालना हर एक एक्टिविटी के लिए। तो कॉस्ट ड्राइवर रेट कैसे आता है? कॉस्ट ड्राइवर रेट इज टोटल कॉस्ट ऑफ ईच एक्टिविटी डिवाइड बाय कॉस्ट ड्राइवर क्वांटिटी। द कॉस्ट डिवाइड बाय कॉस्ट ड्राइवर, सेकेंड स्टेप डिवाइड बाय थर्ड स्टेप, तो तुमको रेट मिलेगा। लिखा ना? ये स्टेटमेंट के बाद एक और डेटा है, उधर देखो। क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ अभी। द एक्टिविटी ड्राइवर्स एंड देयर बजटेड क्वांटिटीज आर गिवन बिलो। एक्टिविटी ड्राइवर्स
पहला एक्टिविटी ड्राइवर मतलब कॉस्ट ड्राइवर, बेसिकली एक्टिविटी ड्राइवर मतलब कॉस्ट ड्राइवर। पहला कॉस्ट ड्राइवर था नंबर ऑफ एटीएम ट्रांजैक्शंस। तो देखो जरा किस किस कस्टमर के पीछे या कौन कौन से प्रोडक्ट के पीछे कितना एटीएम ट्रांजैक्शन हो रहा है। डिपॉजिट अकाउंट वालों ने 1,50,000 ट्रांजैक्शंस किए हैं, वी आर एक्सपेक्टिंग, और क्रेडिट कार्ड में 50,000। ओके, लोन वालों का कोई एटीएम ट्रांजैक्शन नहीं है, ऑलरेडी बैंक से पैसा लेके बैठे हैं, अभी एटीएम से और क्या निकालने जाएंगे। जो पैसा डिपॉजिट करेगा वो निकाल सकता है, ये तो लेके बैठे हैं। क्रेडिट कार्ड से भी आप चाहो तो पैसा निकाल सकते हो, वो एक तरह का लोन हो जाता है, पर उसमें चार्जेस बहुत हो जाता है। क्रेडिट कार्ड से भूल के ही पैसा विड्रॉ नहीं करने का, आई मीन एटीएम में जाके क्रेडिट कार्ड यूज़ करोगे तो ठीक है, बट अगर तुमने डिफ़ॉल्ट किया या ऐसे पैसे वैसे विड्रॉ कर रहे हो तो उनके चार्जेस थोड़े ज़्यादा होते हैं, तो मुश्किल हो जाएगा वो थोड़ा। फिर नंबर ऑफ कंप्यूटर प्रोसेसिंग ट्रांजैक्शंस 15 लाख, 2 लाख एंड 3 लाख। नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स टू बी इशूड 350, 50 एंड 1 लाख। टेलीफोन मिनट्स भी दिया हुआ है 360, 180 एंड 180। द बैंक बजट्स मतलब एस्टिमेट्स वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम मतलब क्वांटिटी होता है, वॉल्यूम ऑफ 58,600 डिपॉजिट अकाउंट्स, 13,000 लोन अकाउंट्स एंड 14,000। बैंक को लग रहा है इस साल 58,600 डिपॉजिट अकाउंट्स होंगे अपने पास, 13,000 लोन अकाउंट्स होंगे और 14,000 क्रेडिट कार्ड वाले होंगे। ये सब क्या है अपने लिए, बैंक के लिए ये क्या है, डिपॉजिट, करंट और क्रेडिट कार्ड, लोन, ये सब बैंक के लिए क्या है। बैंक के लिए ये सब उनका प्रोडक्ट है, और ये जो देके रखा है वो यूनिट्स देके रखा है। क्या दिया हुआ है, अरे तुमने प्रोडक्ट बना के बेचा तो कुछ यूनिट्स बेचे होंगे ना, तो डिपॉजिट के कितने यूनिट्स, क्रेडिट कार्ड के कितने यूनिट्स 14,000, और लोन के कितने यूनिट्स, समझ में आया। तो बैंक के लिए यही प्रोडक्ट है, यही बेचते हैं वो लोग, और इन्हीं का यूनिट्स बेचा होगा उन्होंने। तो ये लास्ट में अपने को सारा खर्चा इन पे ही बांटना है ना, सारा खर्चा किस पे बांटना होगा, प्रोडक्ट पे बांटना होगा ना। तो जो भी एक्टिविटी, 4 एक्टिविटीज है, वो चारों एक्टिविटी का खर्चा घुमा फिरा के इन्हीं के ऊपर अपने को बांटना है, और इनके कस्टमर से वो पैसा वसूलना है। पूछ क्या रहा है वो देखो, कैलकुलेट द बजटेड रेट ऑफ, मतलब कॉस्ट ड्राइवर रेट पूछ रहे हैं ये लोग। क्या पूछा है, कॉस्ट ड्राइवर रेट। देन प्रिपेयर बजटेड कॉस्ट स्टेटमेंट एक्टिविटी वाइज। तो वो जो पूरा मेन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का स्टेटमेंट आएगा, कौन सी एक्टिविटी का क्या क्या खर्चा है वो, तो ये अपना मेन स्टेटमेंट हो गया। एंड देन कंप्यूट द बजटेड प्रोडक्ट कॉस्ट पर अकाउंट, प्रोडक्ट कॉस्ट पर, तो लास्ट में जो भी खर्चा आएगा उसको नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर लेंगे। ओके, चलो क्वेश्चन बहुत सिंपल सा ही है, फाइनल लेवल का क्वेश्चन है ये, फाइनल में आ चुका है मतलब पहले, हाँ सीए फाइनल, और कौन सा, वर्ल्ड कप फाइनल। फाइनल से नफरत हो गई है सबको, फाइनल बनाओ ही मत, लीग स्टेज में ही खत्म कर दो, जो पहले नंबर पे आएगा वो विनर है बस। जरूरी है क्या, पाँच मिनट। चलो फटाफट क्वेश्चन नंबर 4 का हेडिंग डालो। हम लोग रिक्वायर्ड पार्ट 1, 2, 3 सब एक ही स्टेटमेंट में सॉल्व करने वाला है, समझ में आया। तो उधर तुमको जो लिखना है इधर लिख दो, 1, 2, 3 सब लिख दो इधर।
स्टेटमेंट शोइंग अपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड्स। तो मैंने क्या बोला, इस चैप्टर में हम क्या कर रहे हैं, ओवरहेड्स का खर्चा बांट रहे हैं ना, एज पर एबीसी। 5 स्टेप होते हैं इस चैप्टर में, वो 5 स्टेप अपने को स्टेटमेंट के लिए चाहिए। पहला स्टेप क्या था, एक्टिविटीज पहचानने का। पहले फॉर्मेट देख लो फिर ड्रॉ करो। कितनी एक्टिविटीज देके रखी है इस क्वेश्चन में, 4। फिर हर एक एक्टिविटी का कॉस्ट, फिर हर एक एक्टिविटी के लिए कॉस्ट ड्राइवर, और कॉस्ट ड्राइवर मिल गया तो कॉस्ट ड्राइवर रेट, और एक बार कॉस्ट ड्राइवर रेट आ गया तो वो खर्चा हम लोग प्रोडक्ट के ऊपर चार्ज करेंगे। कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे, डिपॉजिट, लोन, क्रेडिट कार्ड। चलो ये ड्रॉ कर लो अभी। फर्स्ट एक्टिविटी कौन सी है, एटीएम सर्विसेज। उसका खर्चा कितना होने वाला है अगले साल, एटीएम सर्विस का बजटेड पीरियड में। अभी 7 लाख है ना, आगे 8 लाख होने वाला है। इसका वर्किंग नोट हम लोग बाद में दिखा देंगे 8 लाख कैसे है। का कॉस्ट ड्राइवर क्या है, नंबर ऑफ एटीएम ट्रांजैक्शंस, नंबर ऑफ एटीएम ट्रांजैक्शंस। अब बताओ टोटल कितने एटीएम ट्रांजैक्शंस होने वाले हैं पूरे साल में, 2 लाख। 150 डिपॉजिट होल्डर्स, 50,000 क्रेडिट कार्ड, 2 लाख ना। 2 लाख ट्रांजैक्शन पूरे साल में होंगे और 8 लाख का खर्चा हो रहा है। एक ट्रांजैक्शन के पीछे क्या खर्चा अपना, 4 रुपीज पर ट्रांजैक्शन। पर हेड क्या बांट रहा है क्या खर्चा वैसे, अरे समझ में आया क्या तुमको, एक एटीएम ट्रांजैक्शन के पीछे बैंक का 4 रुपया खर्चा होता है। अभी डिपॉजिट वालों ने टोटल पूरे साल में कितना ट्रांजैक्शन किया, 1,50,000 ट्रांजैक्शन, 1,50,000, और एक ट्रांजैक्शन का 4 रुपया। इनके नाम पे कितना खर्चा बांटोगे, अरे समझ में आ रहा है क्या, उधर ये दिया हुआ है ना 1,50,000, तो एक एक अकाउंट के लिए कितना देके रखा उससे मल्टीप्लाई कर लो। लोन में कुछ नहीं आएगा, इधर आएगा 2 लाख। दूसरा क्या है, कंप्यूटर प्रोसेसिंग। कंप्यूटर प्रोसेसिंग में कितना खर्चा होगा, अभी तो 5 लाख है, आगे 5 लाख में से 2.5 लाख अलग करो, वो सेम रहेगा, और बाकी का 2.5 लाख 3 गुना हो गया 7.5 हो जाएगा। तो 2.5 प्लस 7.5 10 लाख। ये किस पे डिपेंड करता है, कंप्यूटर ट्रांजैक्शंस। कितने कंप्यूटर ट्रांजैक्शंस है जरा देखो, तीनों के मिला के 20 लाख ट्रांजैक्शन, खर्चा 10 लाख, मतलब पर कंप्यूटर ट्रांजैक्शन 0.5 रुपीज।
अब बांट दो एक एक को। पहले वाले के लिए कितना है, 15 लाख है क्या वो, तो 7,50,000 हो जाएगा। 1 लाख और 1.5 लाख, 150। नेक्स्ट, इशूइंग स्टेटमेंट्स। कितना स्टेटमेंट का खर्चा, अभी अभी 18 लाख है ना शायद, आगे कितना होगा, 20 हो जाएगा। 2 लाख स्टेटमेंट बढ़ेंगे तो खर्चा भी 2 लाख से बढ़ेगा। हर 1 लाख स्टेटमेंट के लिए 1 लाख खर्चा बढ़ जाता है। और इसका कॉस्ट ड्राइवर क्या है, नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स। टोटल हाउ मेनी स्टेटमेंट्स वी आर गोइंग टू इशू, 5 लाख स्टेटमेंट्स। एक स्टेटमेंट के पीछे हमारा कितना खर्चा होता है, 4 रुपये पर स्टेटमेंट। अब बताओ किसने कितने स्टेटमेंट अपने से इशू करवाना है। डिपॉजिट होल्डर्स के पीछे कितना, नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स कितना है डिपॉजिट होल्डर्स का, 350 इंटू 4, 350 है ना, इंटू 4 करना पड़ेगा ना अपने को। लोन वालों का कितना स्टेटमेंट है, 50,000 इंटू 4, और बाकी लास्ट में 1 लाख स्टेटमेंट है। कंप्यूटर इंक्वायरीज है ना, इसका खर्चा अभी कितना, 2 लाख है, आगे चल के 80% बढ़ के 360 हो जाएगा। डिपेंड किस पे करता है ये, टेलीफोन मिनट्स। कितना मिनट लोग इंक्वायरी करेंगे ऐसे फ़ोन करके, 720 ना, तो ये आ गया 0.5 रुपीज़ पर मिनट, 0.5 रुपीज़ पर टेलीफोन मिनट। अब पहला शायद 180 आ रहा होगा, फिर 90 टोटल खर्चा निकालो ज़रा, 8, 10, 18, 38, 41,60,000। करेक्ट है क्या। फिर वो एक एक अकाउंट के लिए अलग अलग, डिपॉजिट के लिए अलग करो। अरे बोलना भी है। 390। अब क्या ये जो 29,30,000 का खर्चा है, ये एक ही डिपॉजिट वाले कस्टमर से वसूलेंगे अपन। बहुत सारे डिपॉजिट अकाउंट्स है ना, सबसे थोड़ा थोड़ा लेंगे अपन, तो लास्ट में अपने को पर यूनिट रेट ढूंढना होता है। तो ये टोटल आने के बाद क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। डिपॉजिट के कितने यूनिट्स हम लोग, 58,600। $13,000, 14,000। अभी तुमको मिल जाएगा पर यूनिट कॉस्ट।
पहला वाला 50 है, ये चार्जेस हैं इनके, इनको साल में इतना पैसा एक एक अकाउंट होल्डर से लेना पड़ेगा तो इनका खर्चा रिकवर होगा। समझ में आया? जैसे पहले था एटीएम सर्विसेज, एटीएम सर्विसेज के अंदर पहला एक्टिविटी क्या था, सब एक्टिविटी थी ना उसमें, एक था मेंटेनेंस था ना, मशीन का मेंटेनेंस था ना, उस पर कितना खर्चा हो रहा है अभी, 4 लाख, और क्योंकि ये फिक्स है तो बजटेड पीरियड में भी कितना होगा, 4 लाख ही होगा। नेक्स्ट शायद रेंट था 2 लाख, ये भी फिक्स बोला इन्होंने, फिक्स है मतलब हम लोग अज्यूम करेंगे कि आगे भी ये इतना ही रहेगा। और फिर करेंसी रिप्लेनिशमेंट, एक लाख है ना, हम लोग क्या समझ रहे हैं क्या होने वाला है अभी, तो इस एक्टिविटी का खर्चा टोटल 8 लाख। ओके, नेक्स्ट कौन सी एक्टिविटी है, कंप्यूटर प्रोसेसिंग, उसमें फिक्स्ड वेरिएबल में बांटना है ना, इसमें फिक्स कितना है, फिक्स हाफ, और बाकी का वेरिएबल 250। फिक्स तो ऑब्वियसली सेम ही रहने वाला है, लेकिन वेरिएबल का क्या होने वाला है, दिस इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज टू 3 टाइम्स, तो ये खर्चा हो जाएगा टोटल 10 लाख। थर्ड इज इशूइंग स्टेटमेंट्स, इसमें अभी खर्चा 18 लाख है, पर आगे चल के 18 लाख प्लस 2 लाख स्टेटमेंट है तो 2 लाख से खर्चा बढ़ेगा, ये कितना हो जाएगा, 20 लाख, बढ़ के भी 18 लाख ही बोल रहे हैं। और लास्ट इंक्वायरीज ना,
कितना है कंप्यूटर इंक्वायरीज का खर्चा? 2 लाख। क्या चेंज आने वाला है? ओके, ये फटाफट लिख के जगह खाली कर दो। बाय बाय।